वाइट कॉलर बंदा इस वक्त बहुत बुरे तरीके से एक गहरी खाई में जा गिरा है। नौकरी उसके पास बची नहीं, घर उसका चल नहीं रहा। आप उन लोगों के बारे में क्या बात करेंगे? ये तो बहुत आसान है कि खाई में गिरे हुए शख्स के लिए वहीं गिरे रहना, लेकिन असल कारनामा और असल जो कहानी और दास्तान रकम करते हैं, वो तो उस खाई से निकल के आने वाले ही किया करते हैं। इमरान खान साहब को आपको लिख के देना चाहिए। वो जो कहते हैं ना, घबराना नहीं है, कि इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपके साथ बैठें ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके। बच्चे क्या सीख रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं आजकल। ऑनलाइन जो चीजें वो देख रहे हैं, जो कार्टून्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये क्वारंटीन जो है, ये समाजी दूरी का मैसेज भी है, लेकिन ये फैमिली नज़दीकी का मैसेज मैं ऐसे कहूँगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत है इमरान खान की, इसके बारे में आपके क्या जज्बात, क्या ख्यालात हैं? ये जे यूएन जेड़ा जिते ओदे नाल। आपको इतना मोटिवेट करने के पीछे कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से आंखों से नजर नहीं आता, व्हील चेयर पे हैं, लेकिन फिर भी आप सारी दुनिया के लिए मोटिवेशन का सबब है? तो मेरे अल्लाह ने, मुझे लगता है कि मुझे चुना। आपकी फैमिली में आपका सबसे बड़ा फैन कौन है? कि आजकल सुनने के लिए आता है जी कि डिप्रेशन हो गया और किसी ने खुदकुशी कर ली, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम अपने घरों में हीटेड माहौल ना होने दें। हमारी सोसाइटी में एक मसला ये भी तो है, अगर कोई साइकाइटिस्ट के पास जाना शुरू हो जाए तो उसको पागल 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 कहना शुरू कर देते हैं। हम इस चीज में रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि कल को लोग किसी के सांस लेने पर भी एतराज करें कि ये सांस क्यों लेता है। मोहसिन साहब, आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है? तारिक अजीज के इंटरव्यू में ऐसी क्या खास बात थी कि आपके चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी? कोविड-19 के बाद आई गेस सितंबर दिसंबर तक हम इसमें से इंशाल्लाह निकल आएंगे। क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेम रहेंगे जो थे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा फ़ारूक और आप मुझे देख रहे हैं बिग आई हाउस ऑफ ड्रीम के प्लेटफॉर्म से। अमूमन आप मुझसे मुलाकात करते हैं आपसे मुलाकात में। आज एक बहुत खूबसूरत शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होने जा रही है, जो आज के वक्त की ज़रूरत भी हैं। बहुत कुछ आपने इनके बारे में सुना भी होगा, बहुत सारे लोग इनके फ़ैन्स भी हैं, और मैं समझती हूँ कि ये आज की ज़रूरत है। मोहसिन नवाज़ साहब, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, उस दौर की सबसे मुश्किल बात यह है कि हम अपनों के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे। हम तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं और लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। समाजी दूरी तो आ रही है, दिलों में भी दूरी आ रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे मुश्किल वक्त में कोई मेरा साथ नहीं देगा। हम दो मुद्दों के ऊपर मोहसिन नवाज़ साहब के साथ बात करेंगे, एक डिप्रेशन और एक ये जो क्वारंटाइन है, इस क्वारंटाइन की वजह से इंसान कितना बदलेगा। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई के लिए। जो आपने मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, उनसे तो खुद मैं मोटिवेट हो गया। आपने ज़बरदस्त तरीके से तारुफ करवाया, बहुत शुक्रिया। बिग आइज आपका जो ये फोरम है, हाउस ऑफ ड्रीम्स भी, ये आजकल किसका ख्वाब नहीं है। तो आज हम कुछ ऐसी ख्वाबों की बात करेंगे जो हम सब लोग सोसाइटी में देखते तो हैं, लेकिन उनको ताबीर होते देखना किसी किसी को नसीब होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मोहसिन साहब, क्वारंटाइन चल रहा है। वाइट कॉलर बंदा इस वक्त बहुत बुरे तरीके से एक गहरी खाई में जा गिरा है। नौकरी उसके पास बची नहीं, घर उसका चल नहीं रहा। आप उन लोगों के बारे में क्या बात करेंगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या और तब्दीली आई और वो क्या, कैसे इन हालात से गुजरे? जब हम हिट बॉटम हो जाते हैं, जब हमारे पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो तब भी हमारे पास एक ऑप्शन बचता है उम्मीद का। क्योंकि हम नहीं थे तो हम हैं। जो ज़ात अदम से वजूद में लाने वाली ज़ात है, अगर हमें उसने इस दुनिया में पैदा किया, ग्रो किया, एक मकाम दिया, तो फिर भी हम किसी भी स्टेज पर जाकर चाहे सब कुछ भी हम खो दें, तब भी हमारे अंदर एक उम्मीद और यकीन की शमा अगर रोशन हो, तो हम अपनी ज़िंदगी में खोया हुआ सब कुछ दोबारा से हासिल कर सकते हैं। मैं एडिसन की बात करूँगा। वाक़या तो तवील है, लेकिन उसका थीम ये है कि 1914 में एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई और उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स और सारा कुछ जो जितना भी उनका ज़ख़ीरा था, वो जब जल गया, फायर ब्रिगेड के आने पर भी आग पर काबू ना पा सके, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। बेटा बहुत परेशान था, कहने लगा कि आप मुझे परेशान दिखाई नहीं दे रहे पापा।
तो कह लगे परेशानी किस बात की, अब ये तो जो होना था सो हुआ, तो आप अपनी अम्मी को बुला लें, उसने ऐसी जलती हुई आग कभी नहीं देखी। तो वो बेटा बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाएँगी, ये तो हमारा सब कुछ ही जल गया। तो इस पे एडिसन ने कहा कि हाँ, हमारा सब कुछ जल गया और हमारी गलतियाँ भी। हम कल से नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। जब इंसान बेबस हो जाए, तो उसके बाद वो अपनी एक नई ज़िंदगी की आगाज़ करता है, क्योंकि हमारे इख्तियार में कोशिश करना है। हमारे इख्तियार में पूरी कायनात को कंट्रोल करना नहीं है। कितनी ऐसी वबाएँ फूटीं, कितने ऐसे मसाइल आए, कितनी ऐसी नागहानी आफ़ात इस दुनिया पर आती रही हैं, उनमें से जो बच निकले, वही आने वाले लोगों के लिए मिसाल हुआ करते हैं। ये तो बहुत आसान है कि खाई में गिरे हुए शख्स के लिए वहीं गिरे रहना, लेकिन असल कारनामा और असल जो कहानी और दास्तान रकम करते हैं, वो तो उस खाई से निकल के आने वाले ही किया करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को आपको लिख के देना चाहिए। वो जो कहते हैं ना, घबराना नहीं है। आपने इस बात को इतने खूबसूरत अंदाज में किया है कि इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपके साथ बैठें ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें। एनीवेज़, मैं दूसरा सवाल आपसे ये करूँगी, मोहसिन साहब, बच्चे बच्चे इस क्वारंटाइन में बहुत अजीब हो गए, स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस को मैं समझ नहीं पा रही कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं आजकल। ऑनलाइन जो चीज़ें वो देख रहे हैं, जो कार्टून्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, बड़ी ख़ास बात ये है कि ये एक तरफ तो घर में मुक़य्यद हो जाने का या कैद हो जाने का सा मंज़र नज़र आता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू ये है कि हम अपनी फ़ैमिली लाइफ़ कहीं खो बैठे थे। हमारे पास इतना वक़्त नहीं होता था कि हम इकट्ठे होते। कई दफ़ा पेरेंट्स की बच्चों के साथ मुलाकात, मैं जानता हूँ ऐसी फ़ैमिलीज़ को जिनमें फ़ादर जब आते थे तो बच्चे सोए हुए होते थे, और फिर जब जाते थे तो बच्चे तब भी सोए हुए होते थे, या स्कूल या अपनी किसी तदरीस गाह में गए हुए होते थे। तो लिहाज़ा ये जो मौका है, इसको हम बड़ा अच्छा अवेल कर सकते हैं ग्रूमिंग के लिए। से अगर हम इसको तसव्वुर कर लें कि ये कोई 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का एक ऐसा फैमिली कोर्स है, जिसके अंदर हमने समझना है इस चीज़ को कि आपस में रिश्ता-नाता बनाना कैसे है, फीलिंग्स का कैसे इज़हार करना है। बच्चों से कुछ न कुछ ज़िम्मेदारियाँ अदा करवाने की सलाहियत उनकी कैसे डेवलप करनी है, हमें आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने लाइफ के लिए, आने वाले वक़्त के लिए प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये जो इतना एक क्लोज़ टाइम हम गुज़ार रहे हैं आपस में, इसमें मुझे तो काफ़ी रोशनी नज़र आती है कि आपस में मिलकर एक टीम का सा अंदाज़ इख्तियार करना, सिनर्जाइज़ हो जाना, फैमिली के साथ आपस में इस तरह से कनेक्ट होना कि जिसके नतीजा में आपकी दूरियाँ नज़दीकियाँ बन जाएँ। एक तरफ तो ये क्वारंटीन जो है, ये समाजी दूरी का मैसेज भी है, लेकिन ये फैमिली नज़दीकी का मैसेज मैं ऐसे कहूँगा। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आजकल आप किस तरह अपना टाइम स्पेंड करते हैं? मैं आयशा एक हॉस्पिटल के सेटअप के साथ ही वाबस्ता हूँ। विलिंग वेज़ और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान हमारे इदारे हैं। जहाँ मैं हेड ऑफ़िस में एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देता हूँ। हॉस्पिटल के सेटअप में चूँकि हमारे पास इंडोर पेशेंट्स भी होते हैं, तो हमारे यहाँ किसी भी तरह से कोई ऐसा वीकली ऑफ के अलावा नहीं होता। मैं अपनी तमाम टीम के समेत वहाँ मौजूद हूँ, और आप हैरान होंगी कि जब से कोविड इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से लेके अभी तक कोई मेरी छुट्टी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो ख़ास मौका होता है जबकि आप पेशेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपका गैर हाज़िर होना तो फिर एक थोड़ा-सा और डिस्टेंस पैदा कर देगा। उनको जज़्बाती तौर पे आप मुस्तहकम नहीं कर सकेंगे। लिहाज़ा मैं साइकोलॉजी और काउंसलिंग के फ़ील्ड में काम करते हुए रोज़ाना ही अपने वर्क प्लेस पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। हाँ, एहतियातें ज़रूर हैं, डिस्टेंस है, एहतियातें हैं, तमाम प्रिकॉशंस के साथ। बल्कि उस बारे में बात होती है, लोगों को भी ये चीज़ें रिकॉल करने का मौका मिलता रहता है साथ-साथ। तो फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं होने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत है इमरान खान की, इसके बारे में आपके क्या जज़्बात, क्या ख़्यालात हैं? मैं कोई सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। मेरी जो पार्टी है ना, वो है जेजेयूएन, जेड़ा जिते ओदे नाल। तो इसमें जो मौजूदा पार्टी काम कर रही है, वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं।
और हम जब भी किसी को मुंतखब करते हैं तो ज़ाहिर है कि हम उन्हें एक ज़िम्मेदारी सौंपते हैं और हमें फिर ज़िम्मेदारी देने के बाद फिर पूरा टाइम देना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की स्पेस उनको हम दें। फ़ौरन से हम लोग ज़रा एहतसाब पर चले जाते हैं। यानी हम किसी को ज़िम्मेदारी देते हैं तो फ़ौरन ही उसके बारे में तनकीदी अंदाज़ इख्तियार करते हैं, एहतसाब करते हैं। तो इसकी निस्बत मुझे लगता है कि लोगों को स्पेस देनी चाहिए। अल्लाह ने अगर किसी को इज़्ज़त दी है ना, तो उसमें फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए और अगली दफ़ा हम किसी दूसरी शख्सियत को, किसी दूसरी पार्टी को मौका दे सकते हैं। अगर ये पार्टी या कोई दूसरी पार्टी आपकी आपकी पार्टी नहीं है, तो असल काम तो इस प्यारे पाकिस्तान की खिदमत करना है। हम इंडिविजुअल लेवल पे बहुत काम कर सकते हैं। मैं, आप, हम सब लोग इस वतन पाकिस्तान को खूबसूरत अच्छा बनाने के लिए किसी ओहदे के मोहताज नहीं हैं, किसी असेंबली के मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ज़ात में रहते हुए अपने इर्द-गिर्द सराउंडिंग्स को बेहतर बनाने का कोई ना कोई अमली मुज़ाहिरा कर सकते हैं। आपकी मोटिवेशन क्या है? आपको इतना मोटिवेट करने के पीछे कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से आंखों से नज़र नहीं आता, व्हील चेयर पे हैं, लेकिन फिर भी आप सारी दुनिया के लिए मोटिवेशन का सबब हैं? सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन ये है कि मेरा अल्लाह इतना मेहरबान है कि उसने मुझे इंसानों के लिए एक सोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड बना दिया है। मुझे रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मिलते हैं, टेलीफ़ोन कॉल्स दूर-दराज से आती हैं, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से और हर रोज़ मुझे एक से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अगर आप ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप एक सिंबल हैं मोटिवेशन का, ग्रैटिट्यूड का। तो ये बातें सुन के दिल से बस एक ही आवाज़ आती है और वो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अल्लाह ने, मुझे लगता है कि मुझे चुना इस काम के लिए कि मैं उसकी मखलूक के दरमियान जितने दिनों के लिए हूँ, मुझे या किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं है कि वो ज़मीन के ऊपर वाली बस्ती में वो कितने दिनों के लिए है। लेकिन जितने दिनों के लिए वो है, अगर उसे देख के, मिल के खुदा की कुदरत याद आती है ना, तो इससे बड़ा कोई इनाम और सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं हो सकता। सो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये है। आपकी फैमिली में आपका सबसे बड़ा फ़ैन कौन है? सबका अपना-अपना रोल है। मेरी वाइफ़ मेरी ज़िंदगी में शामिल हैं और उनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नया पाया। मुझे उन्होंने भुला ही दिया कि मेरे साथ कोई फ़िज़िकल चैलेंजेज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 बेटों से अल्लाह ने नवाज़ा। अली अहमद अवान और सलमान अहमद अवान दोनों शानदार काम कर रहे हैं। दोनों खूबसूरत सोचते हैं और अपनी सोचों को कम्युनिकेट करने की सलाहियत रखते हैं। हम आपस में बहुत क्लोज़ हैं। आप हैरान होंगी कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने में आती है कि हम आपस में इतनी बातें करते हैं कि हमें रोज़ाना सोने से पहले फिर ये कहना पड़ता है कि बस भई अब बातें ख़त्म, अब सोने का टाइम हो गया। तो इतनी शेयरिंग जो है ये भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह की बड़ी ख़ास ब्लेसिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शेयर करना नेमत है आज के दौर में, बंदा ना करे तो ये डिप्रेशन जैसा लफ्ज़ आता है। तो क्या फिर आपकी ये वीडियो भी इसीलिए लोगों को शेयर करनी चाहिए? क्योंकि शेयर करना आपने नेमत जो करार दिया है। शेयर करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शेयर करना चाहिए, तभी तो हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मसलों को समझ पाएंगे। जैसे अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि आजकल सुनने के लिए आता है जी कि डिप्रेशन हो गया और किसी ने खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान में भी रिवाज है, ईद के कपड़े ना हो, एक एक्टर क्या कहते हैं कमाई कम कर ले तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या हम लोग उसे पागल पागल कहना शुरू कर देते हैं। मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी। ऐसे मुद्दों को किस तरह से हम इस वक्त सॉल्व करें? मतलब बाप ने बच्चों को कपड़े नहीं बना के दिए, अगले दिन पता चलता है उसने खुदकुशी कर ली। कैसे इन इश्यूज़ को सॉल्व करें? बड़ी बड़ी अहम बात आपने की है। असल में कुछ चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है कि एक तो हम इस बात को याद रखें कि हम अपने घरों में हीटेड माहौल ना होने दें। बाद औक़ात हमारा घर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, हम आपस में बात करते हुए इतने हाई टेम्परेचर पर बात करते हैं, स्टेक्स हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की बात को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे होते। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, वो एक बर्दाश्त और टेम्परामेंट को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। एक-दूसरे के साथ डायलॉग करना सीखने की ज़रूरत है। अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिली, तो उसने अगर कोई रिएक्ट किया तो इससे पहले वाला जो स्टेज है वो ये है कि उस बच्चे को हम ही ने तो ग्रूम किया। सो हम कहाँ कमी छोड़ गए कि उस बच्चे को हमने रिस्पॉन्स देना नहीं सिखाया। उसने रिएक्ट कर दिया, उसने एनिमल ब्रेन से काम लिया, जबकि उसको ह्यूमन ब्रेन से काम लेना चाहिए था। बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे मसाइल में भी घिरे होते हैं कि जिसमें कोई
ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होती है, किसी के साथ कोई सचमुच साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और हम समझ रहे होते हैं कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है और हम उसको ताने देते हैं, डाँटते हैं, बुरा भला कहते हैं, सख्ती से बात करते हैं, उसे घर छोड़ जाने की बात कर देते हैं, बाज़-औक़ात उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर कोई बेबसी के आलम में है, अगर कोई इस बारे में बात करते हुए बहुत डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहा है, उसके इमोशंस बहुत डाउन है, मूड बहुत डाउन रहता है, वो रोता है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, वो ज़िंदगी से नाखुश है, वो अपने आप को ख़त्म करने की बातों-बातों में कहीं जुमले भी बोल देता है, तो ऐसे फ़र्द के लिए फिर हमें साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत होगी। हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा क्योंकि ये कोई केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन में, जिनमें से कोई एक केमिकल डाउन होता है तो हम रोने लगते हैं, कोई ऊपर होता है तो हम उछलने लगते हैं, कोई दाएँ होता है तो हम गुस्से से हुर्राने लगते हैं, कोई बाएँ होता है तो हम प्यार से लबरेज़ हो जाते हैं। तो ये केमिकल्स की जो गेम है, हम दरअसल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं केमिकल बीइंग्स हैं। तो हमें इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए कि हो सकता है जिस शख्स के साथ हम गिले-शिकवे में पड़ गए हैं, उसे सचमुच किसी नफ्सियाती हेल्प की ज़रूरत हो। सो ये इन तमाम बातों पे गौर करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में एक मसला ये भी तो है, अगर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जाना शुरू हो जाए तो उसको पागल 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 कहना शुरू कर देते हैं। इस मुद्दे से कैसे लड़ें? देखिए, लोगों की नज़र से अगर हम देखेंगे कि अगर हम इस चीज़ में रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि कल को लोग किसी के साँस लेने पर भी एतराज़ करें कि ये साँस क्यों लेता है। तो हमारे इमोशंस जो हैं, वो लोगों के साथ इस तरह से ऑपरेट नहीं होने चाहिए कि हमारे इमोशंस का जो स्विच बोर्ड है, वो उनके हाथ में हो। हमें अपने इमोशंस की ज़िम्मेदारी खुद लेना होगी। अगर मसलन मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि शुरू में जब नया-नया मेरे साथ आईसाइट का चैलेंज आया था, तो सोसाइटी में ऐसे लोगों को जो देख नहीं पाते थे, उन्हें हाफ़िज़ जी कहा जाता था या कुछ और कहा जाता था। अच्छा, मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिला कि मुझे किसी ने ऐसा कह के मुखातिब किया। वजह? वजह ये कि मैं खुद अपने आप को कोई इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, मैं अपने साथ ऐसा सलूक नहीं करता कि कोई मेरे साथ ऐसा सलूक करे किसी ख़ास टैगिंग के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि हाफ़िज़ होना बड़ी ज़बरदस्त सादत है, लेकिन चूँकि पुराने ज़माने में जो लोग देख नहीं सकते थे, सिर्फ़ कुरान शरीफ हिफ़्ज़ करके तो वो उसे अर्निंग सोर्स बनाते थे। आज के दौर में काफ़ी रास्ते मौजूद हैं, तो इसलिए वो पुरानी चली हुई चीज़ों को ही बाज़ औक़ात हम नई जगहों पे टैग कर देते हैं। लिहाज़ा लोगों की बातों के साथ मैंने कभी भी ये फ़ील नहीं किया कि कोई मुझे क्या कह रहा है। आप हैरान होंगी कि मुझे अगर कोई फ़र्द मेरे लिए कोई ऐसी बात सोचता है, कभी भी नेगेटिव, तो मेरे ज़हन में पहला ख़्याल ये आता है कि ओहो! इस बेचारे को तो हमदर्दी की ज़रूरत है। इसके शऊर का कितना मसला है, इसे समझ नहीं आ रही कि ऐसे बात नहीं करते, इसे समझ नहीं आ रही कि ऐसे अल्फ़ाज़ तो नहीं बोलते। लिहाज़ा सोसाइटी में अगर कोई भी दूसरा फ़र्द आपको ऐसी बात कहता है, तो दरअसल वो हमदर्दी का मुस्तहिक है। जो भी कोई ऐसे अल्फ़ाज़ जैसे वे आपने पागल का लफ़्ज़ बोला, तो अगर कोई ऐसे अल्फ़ाज़ बोलता है, तो अफ़सोस है उसकी ज़हनियत पर, उसे मज़ीद थोड़ा किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, उसकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है। उसके साथ हमें हमदर्दी हो सकती है और प्यार से उसे समझाया जा सकता है कि बेटा, आपको थोड़ा मज़ीद ज़रा सीखने की तरफ आना चाहिए। मोहसिन साहब, आपको कौन-सी किताबें पढ़ना पसंद है? मुझे लिटरेरी किताबें, अदबी किताबें काफ़ी पसंद हैं। मुझे पोएट्री में भी काफ़ी दिलचस्पी है और मुझे साइकोलॉजी और काउंसलिंग के फ़ील्ड से चूँकि वाबस्ता हूँ, तो ऐसी जो रिसर्चेज़ हैं, ऐसी बुक्स हैं, उनको मैं फ्रीक्वेंटली पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो किताब दोस्ती जो है, वो दरअसल इंसान दोस्ती भी है, इल्म दोस्ती भी है। तो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन ज़रूर अपने मुताले में कुछ ना कुछ रखता हूँ। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे। तारिक अज़ीज़ के इंटरव्यू में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि आपके चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी? तारिक अज़ीज़ साहब मुझे बहुत पसंद हैं। मैं जब बचपन में बड़ा हो रहा था तो मेरी सारी कम्युनिकेशन की जो ट्रेनिंग है वो तारिक अज़ीज़ साहब का नीलाम घर देखते-देखते हुई। सो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। ये उनसे मेरी इससे पहले भी मुलाकात रही है, तो ये जो मुलाकात थी ये इसलिए बहुत ख़ास थी कि 12 साल के बाद हम मिल रहे थे और उस मुलाकात के दौरान चूँकि वो बहुत कम आपको पता है कि उनके इंटरव्यूज़ बहुत कम हैं, लेकिन वो मुझे इनकार नहीं करते थे। तो उनके साथ जब मेरी ये मुलाकात हुई, तो उससे पहले और उसके बाद भी हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात थी, लेकिन उसमें से ये कोई 13 मिनट्स रिकॉर्ड हुए। बाकी गपशप होती रही जिसमें काफ़ी मज़ेदार बातें थी, जो मैं इस वक़्त आपको ऑन एयर बता नहीं सकता। लेकिन बहरहाल उनके साथ एक ताल्लुक ऐसा एक टीचर का और मुझे पता है कि वो एक ऐसे कीमती इंसान कि जिनको सुन के
एक जनरेशन ने सीखा कि बात कैसे करना है, एक्सप्रेशन कैसे देना है। वो बड़ी हष्ट पहलू शख्सियत के मालिक थे। बिल्कुल मैं सही। जाने के बाद बहुत सारे लोगों को उनके बारे में ऐसी बातें पता चली जो पहले कोई नहीं जानता था। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि ये कोविड-19 के बाद आई गेस सितंबर दिसंबर तक हम इसमें से इंशाल्लाह निकल आएंगे। क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेम रहेंगे जो थे? नहीं, बहुत तब्दीली आ चुकी होगी। सबसे बड़ा मसला जो मैं अपनी चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूँ आने वाले वक़्त में, वो है लोगों का डिसफंक्शनल होना, लोगों का डिप्रेस होना। आप हैरान होंगे कि आदाद-ओ-शुमार कुछ और कह रहे हैं। आदाद-ओ-शुमार कोविड-19 के कुछ और हैं और दुनिया में बढ़ते हुए डिप्रेशन के जो आदाद-ओ-शुमार हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो इससे कई गुना ज़्यादा हैं और मैं तो इस हवाले से काफ़ी अ, फ़िक्रमंद हूँ कि जब कोविड-19 को हम रुखसत कर देंगे, तो पीछे बचेगा डिप्रेशन। लोगों की वो वहम की बीमारी जिसमें कोरोना के जाने के बाद भी कोरोना हो रही होगी। उन्हें घर से निकल के काम करना मुश्किल लगेगा। तो अपने आप को इस वक़्त से बचाना है और ज़हनी तौर पे ताज़ा-दम रहना है कि डिप्रेशन में नहीं जाना, अपने आप को फ़ंक्शनल करना है। क्योंकि मैं चश्मे तसव्वुर में ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि दुनिया में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी होगी जिनको जब ये बताया जाएगा कि अब कोविड जा चुका, अब ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी, तो वो कहेंगे कि नहीं, अभी दुनिया में फलाँ मुल्क में एक शख्स मौजूद है, तो उसका क्या पता कि इधर भी कुछ ऐसा हो और हमें पता ना हो। लिहाज़ा डिप्रेशन से बचना है, स्ट्रेस से बचना है और न्यू नॉर्मल जो बन रहा है, ख़ास बात ये है कि जो कोविड-19 ने नए ट्रेंड्स सेट कर दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे कि हम लोग अपनी हाइजीन के हवाले से पहले से बेहतर हैं। हम लोग कई दफ़ा हम खाँसने, छींकने में एहतियातें नहीं करते थे। सिर्फ़ कोविड-19 ही नहीं, और बहुत सारी बीमारियाँ इस तरह ट्रांसफ़र होती हैं। इसी तरह हमारी हेल्थ में जैसे हम इम्यूनिटी पर काम कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी पर काम करने से तो हमें ओवरऑल जनरल हेल्थ को बहुत फ़ायदा होगा। लिहाज़ा इस न्यू नॉर्मल के साथ आज से 5 साल बाद जब हम पलट के देखेंगे अपनी दुनिया को, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को, तो हमें लगेगा कि अच्छा, इन 5 सालों के तजुर्बात में तो हमने बहुत सीखा और क्या पता हमारा जो है वो कोविड-19 के लिए कुछ ग्रैटिट्यूडनल फीलिंग हो कि कोविड-19 ने हमें इस तरह का शऊर दिया कि हम पहले से ज़्यादा बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी पर आ गए। बहुत खूबसूरत बातें, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया आज। हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा मोहसिन साहब। आज के लिए आपके साथ का शुक्रिया, आपकी दी हुई तालीम का शुक्रिया। क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोगों के दरमियान हुई हुई बातें दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी को बदलने का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। दूसरे लोग भी सोचेंगे कि हम ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में लेके जा सकते हैं। जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमने आगे जीना है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। ये सिलसिला चलता रहेगा ताकि हम और लोगों को मोटिवेट कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आयशा, खुश रहिए, सलामत रहिए और इसी तरह लोगों के अंदर शऊर की रोशनी और शऊर के चिराग जो हैं वो बाँटती रहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। तो आपने देखा, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की कि हर मुद्दे के ऊपर बात हो, क्योंकि कोविड-19 ने हमारे सोचने का अंदाज़ इतना बदल दिया है कि हम शायद नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं। बात मैं कर रही हूँ ख़ासकर उन वाइट कॉलर्स वालों की जिनके लिए कोई सुनता नहीं, कहता है, वो हाथ फैला सकते नहीं और उन तक कोई पहुँचता नहीं। तो फिल वक्त वो अपनी फैमिली के साथ होकर भी उनसे खौफज़दा हैं, ये सोचते हैं कि मैं उनकी ज़रूरियात कैसे पूरे करूं। और सबसे बड़ी बात, हम शायद इतने मॉडर्न नहीं हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ा सकें। वो भी एक डिप्रेशन का माहौल है। कोशिश की मैंने कि मोहसिन साहब से मैं हर मुद्दे के ऊपर बात कर सकूं और उम्मीद करती हूं कि आप इन सारी बातों को पॉजिटिव लेंगे। और कोई सवाल आप उनसे करना चाहें या आप चाहें कि इस प्लेटफॉर्म पे आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो लेट मी नो। आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली हम आपको उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और स्क्रीन पे फ्लैश होने वाले नंबर के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक रिश्ता बनाएं ताकि हम लोग इस रिश्ते के साथ एक दूसरे के मसलों को हल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।